हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। और हमारी थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट चल रही थी, यानी कि यूनिट फर्स्ट चल रही थी, जिसके अंदर पिछले लेक्चर में हमने जूल का नियम, जीरोथ लॉ पढ़ा था। ठीक है। और आज हम थर्मोडायनेमिक्स के ही एक दो टॉपिक और डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है। स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन से पहले मैं बता दूं कि अवस्था फलन क्या होता है और पथ फलन क्या होता है। देखो, कोई तंत्र है, जब हम किसी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था देखते हैं तो उसका अवस्था फलन कहलाता है। यानी कि जो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था देखी जाए तो वो तंत्र का अवस्था फलन कहलाता है, जो अवस्था पर निर्भर करे। किस पर निर्भर करे? अवस्था पर निर्भर करे। ठीक है। वही बात आती है पथ फलन की, जो किस पर निर्भर करे? पथ पर निर्भर करे। पथ पर निर्भर करे मतलब क्या होता है? पथ पर कैसे निर्भर करेगा? जैसे इसकी प्रारंभिक अवस्था आएगी, फिर मध्य अवस्था आएगी, फिर अंतिम अवस्था आएगी, तो वो एक पथ हो गया, तो वो एक पथ फलन हो जाएगा। यानी कि जो पथ पर निर्भर करेगा वो पथ फलन होगा। और अवस्था फलन क्या होगा? जो किसी अवस्था पर निर्भर करता है। तंत्र की अवस्था, मान लीजिए जैसे हम मानते हैं कि पहले T2 अवस्था में था, फिर हमने टेम्परेचर दिया तो वो V1 से V2 अवस्था में चला गया। ठीक है। तो ये क्या हो गई? तंत्र की अवस्था हो गई। तो अवस्था पर निर्भर करे वो अवस्था फलन, और जो पथ पर निर्भर करे वो क्या हो जाएगा? हमारे पास पथ फलन हो जाएगा। अब ये इससे रिलेटेड है कि जो स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, यानी कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है? अवस्था पर निर्भर करती है। यानी कि आंतरिक जो ऊर्जा होती है तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। क्या? आंतरिक ऊर्जा। ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। आगे देखते हैं हम डस्टर। ठीक है ना, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा डस्टर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ई है वो ई क्या है? आयतन और ताप की क्या है? फलन होती है। जो आंतरिक ऊर्जा है वो आयतन और ताप का क्या है? फलन है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण 1 हो गया यहाँ तक। अब आगे देखो, ये तंत्र का, अब देखो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। हमको क्या करना है? जो समीकरण 1 है इसका हम क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो समीकरण 1 का अवकलन करने पर, जब हम समीकरण नंबर 1 का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं, तो देखो क्या होता है? DE इज इक्वल टू डेल्टा E डेल T स्थिर आयतन पर dt प्लस डेल E डेल V स्थिर ताप पर और dV। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये हो गया। यानी कि हमने क्या किया? जो समीकरण नंबर 1 है उसका क्या किया है? अवकलन किया है। जब समीकरण नंबर 1 का अवकलन किया तो ये प्राप्त हुआ। इसके अंदर यहाँ पे जो dV है, यानी कि जो आयतन है dV, इसको अगर हम क्या बोले? 0 ले ले या इसको नगण्य मान ले, तो हमारे पास समीकरण क्या बचेगा? DE इज इक्वल टू डेल E डेल T V और dt बचेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हमने पीछे ऊष्माधारिता पढ़ी थी तो ऊष्माधारिता के अंदर ऊष्माधारिता देखी थी हमने, एक तो स्थिर दाब पर और एक देखी थी स्थिर आयतन पर। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, यानी कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता CV क्या थी? ये थी डेल E डेल T V। क्या था? स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है तो डेल E डेल T की जगह हम क्या लिख सकते हैं? CV लिख सकते हैं। तो हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगा? ये हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा DE इज इक्वल टू, इस पूरे समीकरण की जगह हम क्या लिख रहे हैं? CV लिख रहे हैं, तो CV dt। यहाँ तक बात समझ में आ गई? समीकरण 2। अब ये जो हमारे पास समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 का क्या कर रहे हैं? हम समाकलन करते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, दोनों तरफ यथावत
समाकलन करने पर। अब हम दोनों तरफ समाकलन करते थे, इसका समाकलन क्या होता है, डीई E1 से E2 इज इक्वल टू CV dt T1 T2। इसको आगे कैसे करेंगे, E1 E2 इज इक्वल टू CV T1 से T2। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1। अब जो E2 माइनस E1 है उसे हम डेल E और T2 माइनस T1 है उसे हम डेल T लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल E इज इक्वल टू CV डेल T। यही क्या है हमारे पास, यही हमारा आ गया स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आ गया, DE इज इक्वल टू CV dt। हमने क्या किया है, मैंने ये बोला कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है, अवस्था फलन होती है। जो ये अवस्था फलन होती है यानी कि जो अवस्था पर निर्भर करती है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पे जो E है वो आयतन और ताप का क्या होती है, फलन होती है। ठीक है, तो समीकरण 1 हो गया। इसका जब हमने अवकलन किया, समीकरण 1 का अवकलन करने पर क्या आया हमारे पास, ये इक्वेशन आई। इसके अंदर क्या किया, जो आयतन है dV है उसको हमने नगण्य मान लिया, तो हमारे पास ये समीकरण आया। हमको पता है कि डेल E डेल T V इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, यानी कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता होती है। इस स्थिर आयतन पर इसकी जगह CV लिया तो dt आ गया। इसका दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, समाकलन कर दिया। समाकलन करने के बाद हमारे पास क्या आया, डेल इज इक्वल टू CV dt, यानी कि स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको भी मिटा देते हैं। अब बात करते हैं स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा की। क्या बोल रहा हूं मैं, स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा की जहां हम बात करते थे, वो एक तो मैं बोल रहा हूं स्थिर दाब और स्थिर आयतन। जब स्थिर दाब पर अपन अभिक्रिया ऊष्मा की बात कर रहे हैं, तो मैंने जब क्या पढ़ाई थी, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी, तो वहां पे बताया था कि अभिक्रिया से अगर ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी, और अवशोषित होगी तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। यानी कि ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण भी हो रहा है और क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। जब ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन हो रहा है तो आयतन में क्या होगा, यहाँ पर अवशोषण हो रहा है तो आयतन में क्या होगा, वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि होगी, और कुछ ना कुछ क्या होगा, कार्य भी होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्या बोल रही हूँ मैं, जब ऊर्जा का अवशोषण होगा तो आयतन में वृद्धि होगी और कुछ ना कुछ कार्य होगा स्थिर दाब पर। वहीं स्थिर दाब पर अगर उत्सर्जन की बात करें तो आयतन में क्या होगी, कमी होगी और कार्य भी होगा कुछ ना कुछ। लेकिन वही हम स्थिर आयतन की बात करें तो स्थिर आयतन पर तंत्र द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, तंत्र द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर जो कार्य होता है वो गैसीय तंत्र द्वारा जो किया गया कार्य है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्थिर आयतन QP और QP है स्थिर आयतन, और स्थिर दाब पर जो क्या बोलते हैं अभिक्रिया ऊष्मा है वो किसके बराबर होती है, P डेल V, दाब आयतन कार्य के बराबर होते हैं। यानी कि स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर जो कार्य होता है वो दाब आयतन कार्य के बराबर होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो हमको पता है क्या, देखो अब यहाँ पर हम कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ऊष्मागतिकी का, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है,
पीछे पड़ा है क्या, Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू। अब अगर हम बात करें कि QP, अगर हम QP की बात करें तो QP यहाँ पे डेल ई प्लस डब्ल्यू कार्य क्या हुआ, QP किसके बराबर होगा, P डेल V के, यानी कि स्थिर दाब स्थिर आयतन के बराबर होगा। ठीक है, दाब आयतन कार्य के बराबर होगा ये। ठीक है, ये QP हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया हमारे पास। वहीं अगर हम QV की बात करें तो QV डेल E के बराबर होगा, यहाँ पे W 0 होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि स्थिर आयतन पर कार्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम करें समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको सॉल्व करें, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो देखो QP इज इक्वल टू QV प्लस P डेल V हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, QP इज इक्वल टू QV। अब देखो वही है, पहले भी जब हमने ऊष्माधारिता और ये पढ़ी थी उनको अच्छे से पढ़ लेना, तब भी मैंने बताया था कि QP बराबर क्या होता है, QV बराबर क्या होता है। तो QP बराबर क्या होता है, इसके बराबर तो होता है डेल H और ये होती है डेल E के बराबर। तो हम इसकी जगह डेल H लिख सकते हैं और QV की जगह डेल E लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3, और हम क्या लिख सकते हैं, QP की जगह डेल H इज इक्वल टू QV की जगह डेल E प्लस P डेल V। समीकरण नंबर 4 हो गया। ये तो आ गई हमारे पास किसकी बात, ठोस और द्रवों की बात आ गई। ठोस और द्रवों की जब हम बात करते हैं, ठीक है, ठोस और द्रव को हम नगण्य मानते हैं, तो गैस की अगर हम बात नहीं करें स्थिर दाब आयतन की, तो अगर गैसों की बात ना करें तो ये डेल ई के बराबर होगा। ये कोई चीज मैटर नहीं करती है। ठीक है, अब देखो किसी गैसीय अभिक्रिया की बात करें है ना, किसी गैसीय अभिक्रिया देखो, किसी गैसीय अभिक्रिया में, किसी गैसीय अभिक्रिया में क्या होता है, हम किसकी बात करते हैं, अभिकारकों के मोलों की संख्या की। अभिक्रिया में अभिकारकों के मोलों की संख्या, अभिकारकों के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, NR, नंबर ऑफ रिएजेंट। ठीक है, और अगर वही हम किसकी बात करें, उत्पाद के मोलों की संख्या की बात करें, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जहीं हम गैसों की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, आदर्श गैस समीकरण। क्या लगा रहे हैं, आदर्श गैस समीकरण। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आदर्श गैस समीकरण की बात करते हैं तो आदर्श गैस समीकरण हमारे पास क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। अब ये जो PV इज इक्वल टू nRT है, एक बार नंबर ऑफ रिएजेंट और प्रोडक्ट के लिए लेंगे तो PV रिएजेंट, नंबर ऑफ रिएजेंट RT, समीकरण नंबर 5। ठीक है, P इज इक्वल टू NP RT, समीकरण नंबर 6 हो गया हमारे पास। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं समीकरण 5 व 6 से। समीकरण 5 व 6 की जहां हम बात करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P डेल V इज इक्वल टू RT बाहर आ जाएगा और NR और NP। यहां तक बात समझ में आ गई ये। ठीक है, P डेल V लिख सकते हैं इसको हम, NR और RP बाहर आ गया और RT बाहर आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ये जो NR और क्या ले रहे हैं हम, NP, ये किसके लिए ले रहे हैं हम, गैसों के लिए ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं, गैसों के लिए ले रहे हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, P डेल V इज इक्वल टू डेल N, ये डेल N हो जाएगा
गैसों के लिए है RT। यहां तक समझ में आ गई। ये क्या आ गया हमारे पास, समीकरण नंबर 8। क्या आ गया हमारे पास, समीकरण नंबर 8 आ गया। इसको 7 दे दो, ठीक है, समीकरण 8 आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, समीकरण 8 के अंदर हमने क्या निकाला है, P डेल V का मान। P डेल V का मान जब हम, यानी कि समीकरण 8 का मान हम समीकरण 4 में रख रहे हैं, ठीक है, तो रख दो, इसको मिटा देते हैं ना। तो देखो समीकरण 8 का मान 4 में रखने पर, समीकरण 8 का मान हम समीकरण 4 में रख रहे हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डेल H इज इक्वल टू डेल E, पहले ये लिख लो चलो, डेल N G RT प्लस डेल E। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया उष्मा। स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर हमारे पास अभिक्रिया उष्मा आ गई। अब इसके अंदर क्या होता है, 3 कंडीशन होती है। 3 कंडीशन समझ रहे हो। अगर यहाँ पर जो M है, डेल N यानी कि रिएजेंट और प्रोडक्ट का मान, यानी कि अभिक्रिया उष्मा का मान, केस फर्स्ट, अगर अभिक्रिया उष्मा का मान पॉजिटिव होगा तो ये जो डेल H है वो बड़ा होगा डेल E से। केस सेकंड की बात करते हैं, अगर अभिक्रिया उष्मा का मान नेगेटिव होगा तो डेल H छोटा होगा डेल E से। केस थर्ड क्या हो जाता है हमारे पास, अगर अभिक्रिया उष्मा का मान 0 होगा, यानी कि उष्मा निकल ही नहीं रही है, तो डेल H बराबर डेल E हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैंने क्या बोला, वापस देखते हैं। मैंने ये बोला स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर हमको अभिक्रिया उष्मा निकालनी है। यहाँ तक बात क्लियर है। मैंने ये बोला कि जब अभिक्रिया होती है तो उष्मा का कुछ ना कुछ अवशोषण भी होता है और उत्सर्जन भी होता है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब स्थिर दाब पर अभिक्रिया का अवशोषण होगा तो उसके आयतन में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। जब उसके आयतन में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, यानी कि कुछ ना कुछ कार्य भी हुआ, ठीक है। अगर उष्मा का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ, तो भी क्या होगा, उसके आयतन में कमी होगी और कुछ ना कुछ कार्य होगा। ये तो बात की मैंने स्थिर दाब की, ये तो बात की किसकी, मैंने स्थिर दाब की। वही हम स्थिर आयतन की बात करते हैं, तो स्थिर आयतन में क्या होता है, तंत्र द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। तो कोई कार्य नहीं किया जाएगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्थिर दाब पर किया गया कार्य और स्थिर आयतन पर किया गया कार्य वो क्या होता है, दिए गए आयतन दाब कार्य के बराबर होता है। दाब आयतन कार्य के बराबर होगा। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गई, दिए गए दाब आयतन कार्य के बराबर होगा। वहीं अब हम क्या करते हैं, उष्मा गतिकी के प्रथम नियम अनुसार Q इज इक्वल टू डेल प्लस डब्ल्यू, पहले निकाल चुके हैं अपन, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम पढ़ चुके हैं। Q इज इक्वल टू डेल प्लस डब्ल्यू हो गया। अब देखो QP क्या स्थिर दाब पर करते हैं तो कार्य क्या है, कार्य इसके बराबर है, दाब आयतन कार्य के बराबर है, तो कार्य की जगह ये लिख दिया। लेकिन QV यानी कि आयतन के अंदर कोई कार्य नहीं हो रहा तो W 0 हो जाएगा, इसलिए कुछ नहीं लिखा। यहाँ तक आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम एक साथ लिखते हैं तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा थर्ड, QP इज इक्वल टू QV प्लस P डेल V। अब हमने पीछे उष्माधारिता पढ़ी थी तो ये पढ़ा था कि QP इज इक्वल टू डेल H और QV इज इक्वल टू डेल E होगा, यानी कि H क्या है, एंथैल्पी है, E क्या है, आंतरिक ऊर्जा है तंत्र की। यहाँ तक बात क्लियर है। तो मैंने कुछ नहीं किया, QP की जगह डेल H लिख दिया, QV की जगह डेल E लिख दिया प्लस P डेल V। समीकरण नंबर 4 आ गया। यहाँ तक मैटर क्लियर है, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं समीकरण 8 का मान, सॉरी हमने बात की कि जो गैस होती है, गैसों के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों के मोलों की संख्या n ली थी हमने। तो वहां पर हमने क्या लिया था, अभिकारकों की nr ली थी और प्रोडक्ट के उत्पादों की np ली थी, ठीक है। और आदर्श गैस समीकरण, यानी कि हम गैसों के लिए बात कर रहे हैं, तो आदर्श गैस समीकरण क्या कहता है, PV इज इक्वल टू nRT, तो रिएजेंट के लिए nrRT और प्रोडक्ट के लिए npRT। समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, समीकरण 5 और 6 से इसको डेल P डेल V लिख सकते हैं हम,
RT बाहर आ गया, NR NP। ठीक है, ये किसके लिए है? गैसेस के लिए, गैसों के लिए है, इसलिए हमने इसको डेल N GRT लिखा। अब ये हमारे पास समीकरण जो 8 आया है, इस समीकरण 8 का मान हमने समीकरण 4 में रखा। क्यों? P डेल V का मान आ गया हमारे पास, P डेल V का मान इसमें रखा तो हमारे को ये समीकरण प्राप्त हुआ, डेल H डेल E प्लस NG डेल N GRT। यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन बताई है कि अगर अभिक्रिया के अंदर उत्पाद और अभिकारकों यानी कि अभिक्रिया धनात्मक होगी तो ये बड़ा होगा, ऋणात्मक होगी तो ये बड़ा होगा, और अगर ऊष्मा का मान 0 होगा तो वो क्या होगा? दोनों बराबर हो गए। यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जूल गुणांक और ये पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।